बच्चों क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लासेस में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को करना स्टार्ट कर दिया था और प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 4 से। तो चौथे का जो है वो है आपका राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति से क्या तात्पर्य है कि जो रक्षा से संबंधित अनुसंधान जो किया गया है उसके बारे में बात की जा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन जो है वो कब हुआ। तो इसके जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं और जिनकी अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का और नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन हुआ था। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखिएगा फेयर कॉपी में बच्चों। यहाँ पर प्रश्न में बच्चों केवल सन पूछा गया है कि कब हुआ था और आपको एक शब्द में उत्तर देना है, तो आप 1962 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दूसरा है बच्चों प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया। तो यहाँ पर बच्चों जब हम लोगों ने रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है उसके बारे में चर्चा की थी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। तो इसमें से देखिए 3 आपको नाम दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी आप लिख दीजिएगा क्योंकि एक शब्द में लिखना है तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं। चाहे आप बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र लिख दीजिए, आकाश मिसाइल लिख दीजिए या तो फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लिख दीजिएगा। आइए देखते इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको। ये देखिए ये है इसका उत्तर, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश या तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। इसमें से कोई भी आप एक नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक शब्द में दिया गया है, तो आप कोई भी एक लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है गा वाला जो है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे। तो जो 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत जो थे वो अनवीकरणीय ऊर्जा जो के स्रोत थे वो थे। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। ये देखिए गा है, इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा। बस चूंकि एक शब्द में लिखना है तो आपको केवल एक अनवीकरणीय ऊर्जा लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो घा है आपका, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है। तो ई कॉमर्स जो है वो व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन जो है वो व्यापार करते हैं, ठीक है, बेचने का और ख़रीदने का काम करते हैं। तो इसमें ई कॉमर्स जो है एक शब्द में आंसर देना है तो ई कॉमर्स लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है ENGP की शुरुआत कब हुई थी। तो ENGP की शुरुआत जो है जब हम ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 18 मई 2006 में राष्ट्रीय शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई शासन, जिसको क्या बोलते हैं ENGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र स्थापित किए गए। यानी कि कब शुरू की गई थी ये 18 मई 2006। तो इसका उत्तर एक शब्द में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे 18 मई 2006। ये देखिए 18 मई 2006, ये आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। अगला बच्चों चा वाला जो प्रश्न है वो है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा वो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप नवीकरणीय ऊर्जा लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों घा इसरो ISRO इसरो का गठन कब हुआ था। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा बच्चों नवंबर 1969 में जो है वो इसरो का गठन हुआ था, ठीक। जिसके अध्यक्ष जो थे या जिन्होंने जो मेन थे वो कौन से थे, जनक के रूप में वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमको केवल पूछा है समय कब हुआ था, तो नवंबर 1969, ये आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 5वां प्रश्न है बच्चों हमारा, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। तो विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि विनिर्माण है क्या। पहली बात तो यहाँ पर देखिए कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन
को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर के उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग जो है प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, कच्चा माल जो है वो बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल दिया जाता है और जो ये तैयार माल है वो उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपका लगभग यहीं इतने एरिया में ही है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर फेयर कॉपी में आप किस तरीके से लिखिएगा। तो ये देखिए इसका फेयर कॉपी में बच्चों ये उत्तर लिखिएगा, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल जो है वो बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। तो ये विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप अपनी फेयर कॉपी में जैसा दिखाया गया है वैसा ही आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि विनिर्माण जो है क्या है। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर जो है करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है और इस तरीके से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है। ICT की क्या भूमिका है ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। यहाँ पर बच्चों ICT के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का हमारा स्तर है उसको सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसमें जो है क्या किया गया कि अपनी कौशल क्षमता बढ़ाने के लिए और कंप्यूटर सहायक शिक्षक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, छात्रों को। ठीक है, जिससे कि जो इसके लिए जो है शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है जो ICT के केंद्रीय शिक्षा देने में समर्थ हो। और इसके अंतर्गत जो है कई केंद्र और राज्य केंद्र सरकार जो केंद्र शासित राज्य हैं बच्चों या तो जो राज्य हैं और उनमें क्या किया गया है, स्मार्ट स्कूल खोले गए हैं। और इससे क्या है जो वैश्विक स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक जो है दृष्टि से तैयार करना लोगों को उद्देश्य है। तो साथ ही इसमें बच्चों ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल और किताबों को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या करता है, जोर देता है कि इसको बढ़ावा दिया जाए और इसको लागू किया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों इसी तरीके से इस पैराग्राफ में ही रहेगा। आइए देखते हैं क्या लिखना है फेयर कॉपी में आपको इसका उत्तर। तो यहाँ पर देखिए ये है उसका उत्तर, फेयर कॉपी में आप इसी तरीके से लिखिएगा बच्चों। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कौशल क्षमता को बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, और इन शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है और इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों ये स्मार्ट स्कूल और किताब के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां, E-गवर्नेंस क्या है। तो E-गवर्नेंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये लगभग यहाँ से आपका उत्तर निकल के आएगा। जब हमने E-गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था कि इसमें किस तरीके से विकास हुआ है, तो वास्तव में है क्या E-गवर्नेंस या शासन। तो जो सरकार जो है आम नागरिकों के लिए बच्चों बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं उनको इंटरनेट से उपलब्ध करा रही है ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े, दौड़ धूप ना करना पड़े, जाना ना पड़े, है ना। तो इसके अंदर तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, E-गवर्नेंस कहलाती है। यानी सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना E-गवर्नेंस या शासन कहलाता है। तो इसमें बच्चों बहुत सारी सूचनाएं जो हैं शासकीय सेवाओं और सूचनाएं जो हैं वो ऑनलाइन ही उपलब्ध रहती हैं। यह आजकल अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ठीक है, और इसके उपयोग से क्या हो रहा है,
ये सब सूचनाएं तो उपलब्ध रहती है। और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो शासन प्रणाली है वो अधिक पारदर्शी हो रही है और कुशल हो रही है, और जवाबदेही भी उनकी बन जा रही है कि अगर किसी ने कुछ आवेदन किया है ऑनलाइन तो उसका क्या किस तरीके से निस्तारण हुआ है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसकी सुविधा हमें सरकार ने दी है। जैसे बहुत सारे हम लोग बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, चाहे विद्यालय में दाखिला लेना हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सभी सुविधाएं जो हैं वो ई गवर्नेंस ने हमें प्रदान की है, जो कि ई शासन कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही लिखिएगा बच्चों। आइए देखते हैं फेयर कॉपी में कैसे इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर बच्चों ये आप फेयर कॉपी में लिखिएगा कि सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है शासकीय सेवाएं और जो सूचनाएं हैं वो हमें ऑनलाइन ही मिलती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप अपना फेयर कॉपी में इतना लिख लीजिएगा, समझ में भी आ गया होगा कि ई गवर्नेंस क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है बच्चों कि ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। तो ई गवर्नेंस की आम जीवन में जो है क्या क्या उपलब्धियां हैं, कि क्या क्या ई गवर्नेंस के कारण जो है हमें सुविधाएं मिल गई हैं। तो इसको पढ़ते समय अभी हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या सुविधाएं हमें मिल गई हैं। तो इसका उत्तर देखिए, आइए चलते हैं देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे फेयर कॉपी में। ये लिखिएगा बच्चों, ये इसका उत्तर इस तरीके से फेयर कॉपी में कि ई गवर्नेंस अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। इसके प्रयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है, और इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। चाहे वो विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं जो हैं हिंदी में भी उपलब्ध हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो है, हमारे आम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि शासन की तरफ से दी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको फेयर कॉपी में इस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही। तो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की भूमिका यहाँ पर बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम किस तरीके से लिखेंगे। ये उत्तर बच्चों फेयर कॉपी में इस तरीके से आप अपना लिखिएगा कि व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। तो यहाँ पर ई वाणिज्य में बहुत सारी जो है मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ठीक है, और साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण और इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जीवन में काफ़ी प्रचलित हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो है जब हम लोगों ने बच्चों व्यापार और वाणिज्य जो है पढ़ा था तो उसमें ये सारी बातें जो हैं हम लोगों ने पढ़ी थी और जानी थी। तो इसका उत्तर इस तरीके से आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो बच्चों इसके बाद जो है प्रश्न यहाँ तक ही थे आपके अभ्यास प्रश्न। तो आज ये चैप्टर बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो है एकदम फ्री है, निःशुल्क है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं।